खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, कल हमने डिस्कस किया था जो एसबीआई की होम लोन रेट्स थे और इसके पीछे ये बात थी कि शायद सारे बैंक इसके पीछे इस फेरिस्त में चल निकलेंगे, एक चेन रिएक्शन की शुरुआत होगी। एसबीआई का क्लैरिफिकेशन आया। एसबीआई ने कहा है कि साहब हमने होम लोन के रेट बढ़ाए नहीं है, हमने रिस्टोर किए हैं। हमने छूट दी थी 31 मार्च 2021 तक, वो 31 मार्च 2021 की सीमा पूरी हो गई, तो 25 बेसिस पॉइंट हमने पुराने लोन रेट पे बढ़ाकर वो पुराने लोन रेट पे रिस्टोर किया है। अब इसको 1 मिनट में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्या एसबीआई ने मतलब चालाकी दिखाई है ये क्लैरिफिकेशन देते हुए कि साहब हम रिस्टोर कर रहे हैं, जबकि वो फिर से बढ़ाने जा रहे हैं, या ये इस तरह की चीजें हो रही हैं? ये घुमा के कान पकड़ने जैसी स्थिति है। हाँ, आमतौर हाँ। पे कोई दो चीजें थी। आरबीआई का एसबीआई का जो नोटिफिकेशन था वो जो उनकी बेसिक होम लोन रेट है उसको 6.95 करने की बात करता था। 25 बेसिस पॉइंट का अगर कोई डिस्काउंट भी था तो उसके जाने का मतलब भी है कि रेट तो बढ़ ही गया बढ़ी है। है। हाँ, व्यवहारिक रूप से रेट बढ़ गया है। अब एसबीआई ये कह रहा है कि उसने किसी पर्टिकुलर लेवल पर डिस्काउंट दिया था, लेकिन उसमें समझना जरूरी है कि वो डिस्काउंट सबके लिए दिया गया था। और अगर एसबीआई वो डिस्काउंट भी विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे लग रहा है कि अब रेट बढ़ाए जाने चाहिए। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का आज का, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आज का जो स्टांस है और आज जो डिसीजन है, वो भी इस तरफ इंडिकेट करेगा कि धीमे धीमे बाकी बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन एसबीआई पे शायद दबाव रहा होगा, क्योंकि एकदम काफी रिएक्शन हुआ था उस पे कि अब होम लोन रेट बढ़ना शुरू हो गया है, तो एसबीआई ने उसे थोड़ा सफाई देने की हाँ, कोशिश की है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उसे कवर अप करने की कोशिश की है। हाँ, तो हमारे पास 3 खबरें हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी और ये बताया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई जाती है, तो हम इस पर आज बातचीत करेंगे। तो पॉलिसी सामने है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने एक भयावह तस्वीर पेश की है, पूरी दुनिया की एक भयावह तस्वीर उन्होंने पेश की है। उस तस्वीर को हम समझेंगे, उस तस्वीर को और तस्वीर को जो गरीबी का उन्होंने आंकड़ा दिया है, वो कितना बड़ा है, वो कितना विराट हो सकता है, उसको देखेंगे। और तीसरी खबर है आईएमएफ के प्रोजेक्शन को लेकर। न्यूज़ चैनल आईएमएफ ने बताया कि भारत की इकोनॉमी सुधरी, अर्थव्यवस्था सुधरी टाइप की हेडलाइन चला रहे हैं, लेकिन उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करेंगे आईएमएफ के प्रोजेक्शन को। अंशुमान जी, सबसे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? कल हमने डिस्कस किया था, लगभग कमोबेश चीजें वैसी ही दिखाई दे रही हैं। हाँ, सिद्धांत, खर्चा पानी के दर्शकों ने मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रीव्यू डिस्कशन था हमारा, उसमें हमने कहा था कि आरबीआई की दुविधा कितनी गहरी है इस समय, और वो दुविधा इस पॉलिसी में दिखाई देती है। ये मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बिनाइन पॉलिसी है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है इस पॉलिसी में। लोन रेट, जो रेपो रेट है, वो स्टेबल है, जिसकी संभावना थी कि आरबीआई उसे कम करने वाला नहीं है, क्योंकि बाजार में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का लक्ष्य वही है, 4 से ±2% यानी 6% का लक्ष्य है। आर्थिक विकास दर के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया, 10.5% है। आईएमएफ ने थोड़ा ज्यादा किया, आरबीआई उससे कंजर्वेटिव रख रहा है अगले साल जी, का 10.5% पे। तो थोड़ा हाथ बचा के बोल रहा है। हाँ, भारत का अपना जो बैंकर है वो शायद करीब से चीजों को समझ रहा है, तो 10.5% बेस इफेक्ट के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है। और और कोई बड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं है। अब इस पॉलिसी के 3 मतलब निकलते हैं। पहली चीज तो ये कि जो कोविड का की सेकंड थर्ड जो भी वेव आप कहें वो आई है सिद्धांत, उससे पूरा का पूरा भारत का जो आर्थिक प्रबंधन और आर्थिक व्यवस्था है ना, वो पूरी हिल गई है, पूरी गड़बड़ा गई है। इन्हें समझ में नहीं समझ कल मेरी वित्त मंत्रालय में भी लोगों से बात हो रही थी, आरबीआई में भी, बॉम्बे में कुछ लोगों से बात हो रही थी, मार्केट में भी एक्सपर्ट से बात हो रही थी। ये एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था कि भारत में कोविड इतनी ताकत के साथ वापस लौट आएगा, इतने बड़े पैमाने पर लौटाएगा कि हम वापस ऑलमोस्ट उससे ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे। और वो जो दुविधा है कि अब आगे क्या होने वाला है, अनिश्चितता की स्थिति, वो आरबीआई की इस पॉलिसी में साफ साफ रेखांकित होती है, दिखती है। आरबीआई ने कहा है कि हम एक्मोडेटिव स्टांस रखेंगे, जिसका मतलब होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बाजार में ब्याज दरें घटाएंगे, लेकिन फिलहाल घटने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। 2 तरीके के निष्कर्ष इससे निकल रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं, एक्सपर्ट ये मान रहे हैं बाजार में, जिनसे बात हो रही थी हमारी सुबह, उनका मानना यह था कि आरबीआई ने एग्जिट शुरू कर दिया है, यानी भारत में सस्ते ब्याज दरों के दौर से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि लगातार
मॉनेटरी पॉलिसी में सीक्वेंस में ब्याज दरें नहीं कम की गई हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है कि आरबीआई 3-4 महीने इंतजार करेगा, 2-3 क्वार्टर इंतजार करेगा। ये जो सेकंड वेव है, थर्ड वेव इकोनॉमी को कितना गहरा हिट करती है, कितना नुकसान होता है इकोनॉमी को, उसके बाद वो तय करेगा कि ब्याज दरों का क्या किया जाए। एक और चीज इसमें दिलचस्प है जो देखने वाली होगी, जिस पर हम शायद विस्तार से जब पॉलिसी के कंटूर्स क्लियर होंगे तब और बात कर पाएंगे, कि आरबीआई ने इसमें बहुत खुलकर ये नहीं बताया है कि वो सरकार के बारे में कार्यक्रम को कैसे मैनेज करेगा, लेकिन कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश इस बार की जाएगी। तो फिलहाल अभी स्टेटस को है, यथास्थिति है, अनिश्चितता है, और वो जो अनिश्चितता है वो इस पॉलिसी के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। अगली खबर डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्शन को लेकर है अंशुमान जी, और प्रोजेक्शन क्या है? उनका आकलन है, उनका अपना कैलकुलेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 119 से लगभग 250 मिलियन पीपल, 250 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के खांचे में जाकर बैठ गए कोरोना की वजह से। ये भारत का आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये दुनिया भर का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा एक्सट्रीम पॉवर्टी का है। जाहिर सी बात है इस पूरे आंकड़े में जो बड़ा हिस्सा है वो भारत और ब्राजील और जैसे जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं, इनका सबसे बड़ा हिस्सा होगा इसमें, ये ऐसा माना जा सकता है। और इसको कैसे देखा जाए, और जैसे जब डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि सरकारों को अपने एक जीडीपी का 1% प्राइमरी हेल्थ केयर पे स्पेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस पर अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। और इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने एक और बात कही है कि दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ हेल्थ वर्कर्स की कमी हो गई है। ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ वर्कर्स अबाउट 80 मिलियन। सभी देशों को मिलकर इस शॉर्टफॉल को पूरा करना चाहिए। इस पूरी तस्वीर को कैसे देखा जाए अंशुमान जी? और जिस अर्जेंट एक्शन की बात डब्ल्यूएचओ कर रहा है, वो अर्जेंट एक्शन किसी सरकार के लिए, भारत की सरकार के लिए, वो एक्शन क्या हो सकता है? और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के 2 बड़े आयाम हैं। पहला आयाम तो ये कि दुनिया में कोविड के बाद जो एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ेगी। खर्चा पानी के दर्शक इस बात पर याद करेंगे कि हम लगातार समय समय पर इस पर चर्चा करते रहे, अर्थात में भी हमने कहा था कि गरीबी की दूसरी लहर आने वाली है। 2 बार हमने इस पर चर्चा की थी कि गरीबी की दूसरी लहर भारत में और बाकी देशों में आने वाली है। डब्ल्यूएचओ ने अब धीमे धीमे सबसे पहले आंकड़े गरीबी के यूनाइटेड नेशन से आए थे, यूएनडीपी से आए थे कि गरीबी कितनी बढ़ेगी। उसके बाद दूसरा सेट आंकड़ों का वर्ल्ड बैंक से आया था कि कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुए हैं और जो इकोनॉमिक डिसरप्शन आया है उससे कितनी गरीबी बढ़ेगी। और अब तीसरा आंकड़ा डब्ल्यूएचओ से आया है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि दुनिया में जब गरीबी बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के खाते में जाता है, क्योंकि बड़ी आबादी का देश है। और इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे कि सरकारें इस बात को समझ नहीं पा रही हैं कि भारत की जान उसके मिडिल क्लास में है, और भारत का मिडिल क्लास इस कोविड लॉकडाउन के दौरान सिकुड़ गया है। यानी मिडिल क्लास की पूंछ पर बैठे जो लोग जो मिडिल क्लास की सीमा पर बैठे थे, जो एस्पायरेंट लोग थे, जो मिडिल क्लास होना चाहते थे, वो वापस खिसक कर नीचे एपीएल, जिसको हम पुरानी भाषा में कहें कि अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पुराने फार्मूले होते थे, उधर खिसक गए। तो इनकम की दृष्टि से, लोगों की इनकम और लोगों की आय की दृष्टि से कोविड लॉकडाउन बहुत भारी पड़ा है। और ये चीज आपको भारत की खपत में, भारत के डिमांड में दिखाई देती है, और अलग अलग अध्ययन में भी बता रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने फिर उसे बताया, और जब हम दूसरी वेव का सामना कर रहे हैं जहां फिर से लॉकडाउन होने की स्थितियां आ रही, तो हमें लगता है कि और ज्यादा समस्या इनकम के लेवल पर, गरीबी के लेवल पर आने वाली है। दूसरी चीज, डब्ल्यूएचओ ने जो ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई है, वो पूरी दुनिया उसमें एक्सपोज हो गई। ये ऐसा हमाम है जिसमें सबके कपड़े उतरे हुए हैं। अमेरिका को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, ब्राजील को देख लीजिए, साउथ अफ्रीका को देख लीजिए। दुनिया के किसी देश ने पैंडेमिक से निपटने की तैयारी नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे देश थे, छोटे देश हैं, जिन्होंने पैंडेमिक से निपटने के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे थे, और वही बच पाए इसमें। तो हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर था, धीमे धीमे पूरी दुनिया में हेल्थ को लेकर एक ट्रेंड चेंज हुआ। वो ट्रेंड ये चेंज हुआ कि सरकारें हेल्थ से विड्रॉ करें और प्राइवेट सेक्टर को आने दिया जाए, इंश्योरेंस के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू। लेकिन जब पैंडेमिक आई तो सबसे पहले वो प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर गया। हमने देखा कि उस प्राइवेट सेक्टर की मदद से सरकारें कुछ नहीं कर पाई। आपने भारत में देखा कि बहुत देर बाद प्राइवेट सेक्टर को उस प्रोसेस में शामिल किया गया, चाहे वो
टेस्टिंग हो बहुत दिनों तक दूर रखा गया था उनको। चाहे वो कोविड की टेस्टिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो। तो डब्ल्यूएचओ का कहना यह है कि 1% जीडीपी का कम से कम जो विकासशील देश हैं या जो भारत जैसे देश हैं, उन्हें 1% जीडीपी का प्राइमरी हेल्थ सिस्टम पर खर्च करना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च करना चाहिए। ये चर्चा पुरानी है, काफी समय से हो रही है, और भारत के हेल्थ सिस्टम के तो सारे कल पुर्जे और कसबल ढीले पड़ चुके हैं पिछले 1 साल में। भारत में चारों तरफ जिस तरीके का बिखराव आपको दिखता है सरकारी हेल्थ सिस्टम में या प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में अब लेकिन अभी क्या है, अभी इमरजेंसी है, अभी क्राइसिस है। अभी तो यह है कि परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण देखने वाली होगी, जैसे भारत में आप देखिए ना कि हेल्थ की बड़ी बड़ी स्कीमें, आयुष्मान भारत और बाकी स्कीमें, पर इस तरीके की आपदाओं से निपटने के लिए ये हमारे पास ढांचा नहीं था। और ये बात हमने एक बार एक स्तंभ में चर्चा भी की थी कि भारत में बहुत सारे लोग, जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है, भारत में करीब 40 से 45% लोग केवल दवा की कीमत के कारण गरीब हो जाते हैं। आप वो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी ना अफोर्ड कर पाने के कारण गरीब हो जाते हैं। तो ये एक पूरा रीलुक मांगता है भारत की हेल्थ पॉलिसी को लेकर। और मुझे लगता है कि सरकार जब इस कोविड के कहर से बाहर निकलेगी और बैठेगी, तब वो नए सिरे से इस पर काम करेगी। और नए सिरे से काम किए बिना सिद्धांत भारत की हेल्थ पॉलिसी में ये कॉस्मेटिक चेंजेस जो है ना, जो ये मेकअप वाले चेंजेस करना, कि आपने एक स्कीम बंद की, उसके ऊपर दूसरी स्कीम बिठा दी, इस स्कीम को निकालकर उस स्कीम में मिला दिया, इससे बहुत कुछ बदलना नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट इस संदर्भ में एक चेतावनी है कि हेल्थ सिस्टम दुनिया के क्रैक कर रहे हैं। अंशुमान जी, मेरा जैसे ये मानना है इसमें कि एक समय सीमा और टाइम फ्रेम तो आप सोचते ही हैं। इस समय अगर भारत जैसी इकोनॉमी, भारत जैसे जनसंख्या वाला देश कोई अर्जेंट एक्शन लेता भी है, तो मुझे लगता है उस अर्जेंट एक्शन का रिजल्ट दिखने में कम से कम आपको 5 साल लगने हैं। स्वाभाविक सी बात है। देखिए आयुष्मान भारत को देख लीजिए ना, अभी भी हम पूरी तरह से उसको लागू नहीं कर पाए। तो जब एक बड़े देश में हम उसको सहमत भी नहीं हो पाए हैं। दिल्ली जैसे राज्य में वो योजना लागू ही नहीं होती है। हाँ, तो अभी राज्य सहमत नहीं हो पाए, राज्यों की अपनी स्कीमें इसी तरीके की चलती हैं। तो जब भी कोई आप बड़ा प्लान है, बड़ी स्कीम लागू करते हैं, भारत जैसे बड़े देश में जो महाद्वीपीय आकार का देश है, तो वहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सिस्टम्स क्रिएट करने में लंबा समय लगता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड है सिद्धांत, जो समझना जरूरी है कि भारत ने 2 चीजों में, कम से कम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए ये दिखाया है कि अब इस समय थोड़ा सा हाथ से फिसल गया है, लेकिन शुरुआत के महीनों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरह से लागू किया गया था, उससे दिखाया है कि अगर सरकार चाहे और सारे रिसोर्सेज को पूल अप करके ले आए, तो सिस्टम्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस अब जब लोड बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा, तब हम देखेंगे कि ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो कितना सस्टेन कर पाता है। लेकिन अभी तक का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सुचारू है, अधित है, और उसकी प्रोसेस को सारे लोगों ने सराहा है और उसे अप्रिशिएट किया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके एक्सपीरियंस हैं, सरकारें अगर चाहें तो बदल सकती हैं चीजों को। आज की तीसरी खबर जो हमारी लीड है वो आईएमएफ के प्रोजेक्शन को लेकर है। आईएमएफ ने ग्रोथ का एक आकलन किया है अंशुमान जी, और बहुत सारी खबरें चल रही हैं टीवी पर, वेबसाइट्स पे, हर जगह, कि अगले साल, मतलब ये जो करंट जो फिस्कल ईयर है 2021 से 22 तक का, इसमें जो भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 12.5% की रहने वाली है। और उसके बाद जो 2022-23 का आपका जो सेक्टर है उसमें 6.9% की ग्रोथ रेट रहेगी। लेकिन इन सब के बाद गीता गोपीनाथ ने और तमाम लोगों ने, तमाम विशेषज्ञों ने चेतावनियां दी हैं। क्या है वो चेतावनियां, क्या है वो एप्रीहेंशंस, जो अभी इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देखकर जज्ब करने की जरूरत है, इस पूरे आंकड़े, इस पूरे प्रोजेक्शन को। पहले गीता गोपीनाथ या आईएमएफ की चेतावनी समझने की उन्होंने ये कहते समय क्या डिस्क्लेमर लगाए हैं, जो डिस्क्लेमर आमतौर पर अति उत्साह में हम भूल जाते हैं, क्योंकि वही वो जो छोटे से डॉट में लगा होता है नीचे, नियम व शर्तें लागू। हाँ। तो वो नियम व शर्तें लागू इसमें भी हैं। इस 12.5% के अगले साल के ग्रोथ आकलन में आईएमएफ ने कहा है कि बहुत मेजर डाइवर्जेंट रिस्क है डाउन साइड, यानी जो हम आंक रहे हैं उस वैसी स्थिति नहीं हो सकती, उससे और ज्यादा गिरावट हो सकती है, ये समझ सकते हैं। नियम शर्तें लागू वाला मामला हो गया। नियम शर्तें लागू वाले। अब आप सोचिए कि भारत का रिजर्व बैंक, जो जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है बैंकिंग सिस्टम से, वो मान रहा है कि अगले साल 10.5% की ग्रोथ रेट रहेगी, और आईएमएफ मान रहा है 12.5% की ग्रोथ रेट। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि ये ग्रोथ रेट 8 या 9% के कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगी।
आएगी, और जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप इस प्रतिशत के झंझट में फंसिए ही मत, आप एब्सोल्यूट में समझने की कोशिश करिए कि कोविड से पहले अर्थव्यवस्था में भारत का कुल उत्पादन 146 लाख करोड़ रुपए था। कोविड के दौरान 134 लाख करोड़ रह गया। अगर यह अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम करेगी तो भी 149 लाख करोड़ पर पहुंचेगी अगले साल में। यानी हम उतना भी घाटा पूरा नहीं कर पाएंगे जितना घाटा बीते साल हुआ था। और इसलिए जो 12% या 10% के ग्रोथ के आंकड़े आपको दिख रहे हैं, ये दरअसल इसमें आधी ग्रोथ तो उस गड्ढे को भरने की है, और इसी अगले साल सारे लोगों ने 6% 5% की ग्रोथ के आकलन किए। तो अगले साल जब हम समतल पर पहुंच जाएंगे, गिनती वहां से शुरू होगी। हाँ, वो कंसिस्टेंसी भी है थोड़ी सी, गिनती वहां से शुरू होगी 2022-23 से। तो इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की या इसे समझने की जरूरत है कि जब भी अर्थव्यवस्था में कंट्रैक्शन आता है, इस पर चर्चा कर चुके हैं कई बार कि ग्रोथ गिरना और मंदी आने में दो बुनियादी रूप से फर्क चीजें हैं। अगर आपकी इनकम 100 रुपए से अगले साल 120 रुपए होनी थी और 110 रुपए बढ़ी हुई, तो आपको ग्रोथ तो मिली पर उतनी नहीं मिली। पर अगर आपकी इनकम 100 रुपए से 50 रुपए रह गई तो आपको ग्रोथ तो दिखाई देगी 100 रुपए की, लेकिन आप 50 से 100 पे पहुंचेंगे जहां खड़े हुए थे। हाँ, ये चीज समझना, मतलब 50 से 100 हो गई तो आप कहेंगे कि हमारी तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, लेकिन आप वहीं खड़े होंगे। ये समझना जरूरी है। इसलिए अगले साल का जीडीपी का आंकड़ा, यानी इस वित्त वर्ष का जो जीडीपी का आंकड़ा है, वो घोर भ्रम में फैलाएगा। हमें लगेगा कि सब कुछ बदल गया देश में, जबकि जमीन पर हमें कुछ भी बदलता नहीं दिखाई देगा। नौकरियां नहीं लौटती दिखाई देंगी, कमाई नहीं बढ़ती दिखाई देगी। हमारी वास्तविक गिनती, हमारी ग्रोथ का सफर शुरू होगा इस वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद, जब हम ये कॉन्ट्रैक्शन की भरपाई कर लेंगे। हम नेट शुद्ध पॉजिटिव ग्रोथ इस साल कितनी लेते हैं, 2% की, 1.5% की, 1% की, वहां से हमारा सफर आगे के लिए शुरू होगा। यह है ग्रोथ की हकीकत। और इसलिए मैं उन सारे लोगों से कहूंगा जो कि ग्रोथ के इस आंकड़े पर मुझे भी ट्विटर पर टैग करके पूछ रहे हैं कि ये क्या है, उन्हें फिलहाल इस साल भारत की जीडीपी के या किसी भी देश की जीडीपी के आंकड़े को एब्सोल्यूट में देखना चाहिए, उसे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहिए, वास्तविक मूल्य में महंगाई हटाकर, रादर देन कि उसे ग्रोथ के परसेंट के रेशियो में देखा जाए, क्योंकि मंदी में जो पैमाइश होती है वो एब्सोल्यूट लेवल पर ज्यादा विश्वसनीय होती है। और इस पूरे आईएमएफ के इस प्रोजेक्शन में एक बहुत बड़ी बात मिसिंग है, वो है कोविड की सेकेंड वेव। हाँ, इस पूरे कैलकुलेशन में कोविड की सेकेंड वेव जो इस समय इंडिया में है, लाख के ऊपर रोज केस आ रहे हैं, जो बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वो इस समय मतलब गजे पड़े हैं कोविड के केसेस से। वहां पे कंटेनमेंट, लॉकडाउन और स्टाफ कटिंग, और क्या कहते हैं कि आपके यहाँ 30%, 40%, 50% स्टाफ काम करने आएगा, प्रोडक्शन बंद है। अब इस तरह की चीजें होने लगी हैं। महाराष्ट्र से एक्सोडस शुरू हो चुका है फिर से मजदूरों का, वो बिहार, यूपी के इलाकों में लौटने लगे हैं। हाँ, तो इसमें वो कैलकुलेटेड नहीं है। हाँ, वो कैलकुलेट, और यही बात है कि आईएमएफ ने जिस सीरियस डाउनसाइड रिस्क को संकेत किया है जिसकी तरफ, वो यही है। आईएमएफ ने, क्योंकि जब तक ये आंकड़ा तैयार किया गया होगा फरवरी या मार्च में, तब तक भारत में कोविड के आंकड़े या कोविड के केसेस बढ़ना शुरू नहीं हुए थे। तो इसलिए आईएमएफ ने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपने पैमाने अपने आंकड़े संशोधित करती रहती। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको इसमें डाउनवर्ड रिडक्शन दिखाई पड़े या इसमें कमी दिखाई पड़े। या एक और आंकड़ा पकड़ना हमारे लिए जरूरी है आंकड़े की दृष्टि से, जिससे कि हम समझ सके कि दरअसल नुकसान क्या हुआ, दरअसल कोविड से उबरने का मतलब क्या है। अगर कोविड नहीं हुआ होता और 2019-20 में, वो 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 5% की ग्रोथ दर से भी बढ़ रही होती, जो मिनिमम 5% था, जहां से हम कोविड में उतरे थे, जहां से कोविड का वायरस हमारे ऊपर हमें हिट किया था। अगर हम 5% से भी ग्रो कर रहे होते सिद्धांत, तो इस साल भारत की ग्रोथ 2022 में भारत की ग्रोथ 160.59 लाख करोड़ रुपए होती, यानी 146 से 160 लाख करोड़ रुपए। अब अगर आपको इस साल ये ग्रोथ हासिल करनी है तो 20% की ग्रोथ रेट चाहिए, 20% की ग्रोथ रेट चाहिए, तब आपको ये आंकड़ा मिलेगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन का असर, ये मंदी का असर है। तो इस रोशनी में इसे समझना चाहिए। और परिस्थितियां अभी बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही उतार चढ़ाव भरी हुई है। हमने आरबीआई की आज पॉलिसी को देखा, मैं आरबीआई की पॉलिसी में वो जो पशोपेश है, जो असमंजस है, जो अनिश्चितता है, वो साफ झलकती दिखाई दे रही है। तो इसलिए अभी थोड़ा मजबूती के साथ अपने आप को देखने की जरूरत है। चीजें अभी तेजी से बदल रही हैं। मेरे ख्याल से इस डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर, जिसकी ओर जो आईएमएफ की चिंता है,
उसमें WHO वाला जो हमने जो WHO ने जो खबर डिस्कस की है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी सेकंड वेव के बाद क्या-क्या चीजें और गर्त में जाती हैं, इस पर भी थोड़ा सा ये भी एक डर बना हुआ है। हाँ, और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। देखिए, ग्रोथ आ जाना टॉप लेवल पर, हम ग्रोथ पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये जो भी ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी प्रोडक्शन साइड की ग्रोथ होगी, कंजम्पशन साइड की ग्रोथ नहीं होगी। जो स्ट्रक्चरल या जो ढांचागत मंदी है, गरीबी बढ़ने के कारण, लोगों की खपत घटने के कारण, लोग अगर 3-4 साल में फ्रिज बदल देते थे तो 5 साल में बदलेंगे, या कारों की बिक्री के कारण या जिंदगी को बेहतर करने के खर्च वाली जो स्ट्रक्चरल मंदी है, जो ढांचागत मंदी है, वो तो कभी भी इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होती नहीं, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन साइड से चीजों को एसेस करते हैं। अर्थव्यवस्था तो इनकम साइड से चलती है। तो अभी इनकम साइड से जो आकलन IMF के भी आए हैं, UNDP के जो आए हैं, जो वर्ल्ड बैंक के आए हैं, उनकी रोशनी में जब आप टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर्विरोध या असंगति दिखाई देती है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि भारत की अर्थव्यवस्था 10.5% पर अगर पहुंचेगी, जो कि व्यवहारिक रूप से 2% या 2.5% होगा, 8% का कंट्रक्शन निकाल के, तो क्या भारत के लोगों की तनख्वाहें 10% बढ़ जाएंगी? उनकी इनकम में 2.5% की बढ़ोतरी, 4% की बढ़ोतरी होगी क्या? जो 11 करोड़ 12 करोड़ रोजगार गए थे, या 20 करोड़ नौकरियां गई थी, 4 करोड़ मिडिल क्लास नौकरियां गई थी, वो वापस आएंगी क्या? ये सारे फैक्टर भी हमको ग्रोथ के साथ देखना पड़ेंगे, और ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम मंदी में थे। जब हम सामान्य ग्रोथ की प्रक्रिया में स्लो डाउन में होते हैं कि चलिए आज हम एक क्वार्टर में 5% ग्रो कर गए, दूसरे क्वार्टर में 4 हो गया, फिर अगले क्वार्टर में फिर 7 हो गया, तो ग्रोथ है वो। मंदी में है तो हमें बहुत सारे और आयाम भी देखने पड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ अंशुमान जी हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। सवाल वाली बात मैं भूल रहा था, वो बोलना चाह रहा था कि सवाल, सुझाव और शिकायत, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर आ सकते हैं। सब कुछ को सुनेंगे और उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।